नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करता है आज के करंट अफेयर्स 8 जून 2021 के। तो फर्स्ट आर्टिकल बोल रहा है द कोर ऑफ द सन बर्न्स एट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस बाय न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इनटू हीलियम, बट नाउ साइंटिस्ट हैव डिजाइंड एन आर्टिफिशियल सन ऑन अर्थ दैट हैज सस्टेन्ड अ टेम्परेचर ऑफ 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आप जानते हो, सन के जो एनर्जी का सोर्स है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। तो अब जो है, जो सन की जो सरफेस है वहाँ पर जो है अराउंड कितना टेम्परेचर रहता है कोर में, दैट इज़ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। लेकिन साइंटिस्ट ने अब ऐसा मतलब जो है आर्टिफिशियल सन डिज़ाइन किया है जिसका टेम्परेचर जो है 120 मिलियन डिग्री तक पहुँच सकता है। ठीक है दोस्तों। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आर के माथुर हैं लद्दाख के, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है, यन टैब स्कीम। इसके तहत उन्होंने 12,300 टैबलेट बांटे हैं। किसको? जो बच्चे हैं लद्दाख के, उनको। ठीक है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक डिसीजन लिया है कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या मेडिकल कॉलेज हैं स्टेट के अंदर, उनमें 33% रिजर्वेशन कोटा होगा। किसके लिए? गर्ल्स के लिए। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने जो है 27 विलेजेस के लिए एक पायलट बेसिस पर सर्वे स्टार्ट किया है। किसका? एग्रीकल्चर लैंड का, जिससे कि मालूम चल सके कि किस लैंड की अथॉरिटी किसके पास है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। द पंजाब कैबिनेट गेव इट्स नॉट फॉर द क्रिएशन ऑफ अ एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। किसके लिए? फॉर मेंटेनेंस ऑफ लार्ज मल्टी विलेज सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम अक्रॉस द स्टेट। मतलब कि जो है सरफेस बेस्ड जो है पानी मिल सके सबको, तो उसके लिए जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल स्टार्ट किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आर्टिकल इज नाबार्ड ने जो है 254 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन की हैं दो प्रोजेक्ट के लिए उड़ीसा के लिए। ठीक है ना। मतलब ये क्या प्रोजेक्ट होगा? मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। जो गांव है वहाँ के उड़ीसा के, वहाँ पर जो है पाइप ड्रिंकिंग वाटर मिले, तो उसके लिए 254 करोड़ रुपीज़ नाबार्ड ने दिए हैं। किसके अंडर में? ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंडर में। इसके अलावा जो अप्रैल मतलब कपड़े बेचते कंपनी बनेटन ग्रुप, उसके सीईओ नए अपॉइंट हुए हैं इंडिया के लिए, दैट इज़ राम प्रसाद श्रीधरन। ठीक है। डेविड डाइफॉस को अभी मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो कि एक फ्रेंच ऑथर हैं। बुक का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये बुक का नाम है। इसके लिए मिला है बुकर प्राइज। किसको? फ्रेंच के ऑथर को। नाम क्या है उनका? डेविड डाइफस। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये इंडियन ओरिजिन के थे, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी थे। कहाँ के? मॉरिशस के। उनका देहांत हो गया है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ बड़े आर्टिकल्स। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं ग्रुप 7 कंट्रीज़ के, G7 कंट्रीज़ क्या होती हैं बताएंगे अभी आपको आगे। ये समझ लीजिए सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी होती हैं पूरे वर्ल्ड की। उनका एक ग्रुप है G7 ग्रुप। पहले G8 था विद रशिया, रशिया को हटा दिया गया तो जो G7 बन गया है। तो वो एक मतलब जो एग्रीमेंट उन्होंने किया है किस चीज़ के लिए? ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का। इसका मतलब क्या है कि जो कंपनीज़, ऐसी कंपनीज़ जो कंपनीज़ मल्टीनेशनल हैं और उनका जो ऑपरेशन है वो किसी लो टैक्स कंट्री के अंदर है, लेकिन वो सामान बेचती हैं हाई टैक्स कंट्री में, तो इस वजह से क्या होता है? टैक्स इवेजन होता है, वो टैक्स कम पे करती हैं। तो ऐसे कंपनीज को एक मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स कितना होगा उस बारे में एग्रीमेंट हुआ है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो अपना जो सोर्स है वो चेंज करके टैक्स को इवेट करती हैं, तो उससे जो है बचा जा सकेगा और जो रेवेन्यू है इकोनॉमीज़ का वो बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स का मतलब कि जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये सामान बेच रहे हैं उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो दैट इज़ अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स। मेजर इकोनॉमीज आर एमिंग टू डिस्करेज मल्टीनेशनल फ्रॉम शिफ्टिंग प्रॉफिट्स एंड टैक्स रेवेन्यूज टू लो टैक्स कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ वेयर देयर सेल आर मेड। ठीक है। लो टैक्स कंट्रीज़ में अपना मतलब जो है सेटअप करती हैं, लेकिन सामान बेचते कहीं और। ठीक। Increasingly, income from intangible sources such as drug, patents, software, and royalties on intellectual property has migrated to these jurisdictions, allowing companies to avoid paying higher taxes in their traditional home countries। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो उनकी होम कंट्रीज है वहाँ पे वो टैक्स पे कम करती हैं, उससे बचा जाएगा। तो कितना टैक्स प्रपोज किया? मिनिमम 15% टैक्स उनको देना पड़ सकता है। ये अभी प्रपोज किया गया है बाय द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। बाइडन ये भी चाहते हैं कि जो भाई अधिकतर जो एमएनसी हैं वो यूएसए की हैं, तो बाइडन ये भी चाहते हैं कि जो उनकी डोमेस्टिक कंट्रीज़ हैं कंपनीज़ हैं उन पर जो है ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस ना हो, तो उस चीज़ का भी ध्यान बाइडन यहाँ पे रखेंगे। चलिए
अगला आर्टिकल देख लेते हैं, व्हाट इज़ G7 कंट्रीज, मैंने बताया था, बताएंगे इसके बारे में। तो आईएमएफ के अनुसार, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार, जो मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उनको बोलते हैं G7 कंट्रीज़। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। ये अभी जो हैं G7 में आती हैं। जो यूरोपियन यूनियन है वो भी G7 को रिप्रेजेंट करता है। आ रही है बात समझ में? आईएमएफ के अनुसार जो है ये जो कंट्रीज़ हैं, G7 ग्रुप जो है ये 58% ग्लोबल नेट वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, अराउंड $317 ट्रिलियन। ठीक है। G7 कंट्रीज़ अराउंड 46% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा 32% ग्लोबल जीडीपी बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल वैल्यूज जो 46% है, और परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग वो 32% है। व्हाट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी, वो जान लेते हैं भाई। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में मैं जो है यूएसए में जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे केवल एक बर्गर मिलता है, और उसी 100 रुपये से मुझे इंडिया में 2 बर्गर मिलते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी मेरी 100 रुपये के लिए इंडिया में ज़्यादा है और यूएसए में कम है। ठीक है, तो दैट इज़ अ परचेजिंग पावर पैरिटी। जो रिक्वायरमेंट है G7 मेंबर बनने की, वो क्या है कि उसका जो है हाई नेट नेशनल वेल्थ हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम हो, और हाई HDI हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा खासा हो। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल इज़, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अभी जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया है 19-20 का लॉन्च हुआ है। ये ग्रेडिंग इंडेक्स क्या है, ये बताता है हमें स्टेटस ऑफ द स्कूल एजुकेशन स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर, की आखिर वो जो उन्होंने इंडिकेटर्स बनाए हैं इस इंडेक्स के अंदर, क्या उसके अकॉर्डिंग कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है या क्या परफॉर्मेंस है, इस बारे में बताता है। ये मॉनिटर करता है प्रोग्रेस स्टेट्स और यूटीज़ की इन स्कूल एजुकेशन। ठीक है, with regard to learning outcomes, access and equity, infrastructure and facilities and governance and management processes। ठीक है। ग्रेडिंग और ये भी बताता है कि स्टेट और यूटीज़ को किस तरीके से जो है हाई लेवल एजुकेशन अपने स्कूल्स में लेके आनी चाहिए, जिससे कि जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ के जो स्कूल्स हैं उसके लेवल के स्कूल्स हमारे देश में बन सकें। पंजाब, तमिलनाडु और केरला ने अब इस बार जो है हाईएस्ट स्कोर गेन किया है। 90% से अबव स्कोर है इनका, पंजाब, तमिलनाडु, केरला का। गुजरात जो है सेकंड पोजीशन से 8 रैंक पर आ चुका है, और एमपी और छत्तीसगढ़ जो हैं वो अभी भी जो है सबसे फिसड्डी स्टेट्स हैं। ठीक है, इनमें एक्चुअल रिग्रेशन दिखाई दे रहा है। चलिए, अब आते हैं, अगला आर्टिकल देख लेते हैं। टर्की में जो है एक सी स्नॉट दिखाई दिया है। सी स्नॉट क्या होता है वो जान लेते हैं। और ये जो है, देयर हैज़ बीन अ ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंसर्न इन टर्की ओवर द एक्यूमुलेशन ऑफ सी स्नॉट, अ स्लिमी लेयर ऑफ ग्रे और ग्रीन स्लज इन द कंट्रीज सी विच कैन कॉज कंसिडरेबल डैमेज टू द मरीन इकोसिस्टम। सी स्नॉट होता क्या है कि जो है भाई एल्गी का जो गुच्छे बन जाते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर जैसे कूड़े का ढेर होता है वो इकट्ठा हो जाता है, इस टाइप से एल्गी के ढेर इकट्ठे हो चुके हैं सी में, टर्की के आसपास जो सी है वहाँ पर, जिसकी वजह से जो मरीन एनिमल्स रहते हैं वहाँ उनको खतरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जान लेते हैं व्हाट इज सी स्नॉट। सी स्नॉट इज अ मरीन म्यूकिलेज दैट इज फॉर्म्ड व्हेन एल्गी आर ओवरलोडेड विद न्यूट्रिएंट्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। एल्गी का ये एक्यूमुलेशन क्यों होता है भाई? हम जानते हैं कि जो सी में एल्गी होता है, दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो होता है फाइटोप्लैंक्टॉन्स और एक होता है जू प्लैंक्टॉन्स। ठीक है ना, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जू प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं। और ये बात समझ में, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स का प्रोडक्शन जो ग्रोथ है वो एकदम बढ़ती है, किस वजह से? जो समुद्र का वाटर है वो गर्म हो जाए ज़्यादा, और उसमें जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा इंडल्ज हो जाएं। वो कैसे होंगे कि अगर हम जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या डोमेस्टिक वेस्ट है वो डालते रहेंगे पानी के अंदर, तो इससे क्या होगा, जो ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी में घुल जाएंगे एक्सेस में, और उससे जो फाइटोप्लैंक्टन उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, जिस वजह से एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है और ये कंडीशन अराइज होती है। तो सी स्नॉट आउटब्रेक पहली बार जो 2007 में देखा गया था, कहाँ पर? एगन सी में। ग्रीस के पास एगन सी है, इसका लोकेशन आप मैप में देखकर याद कर लेना। ग्रीस के पास एगन सी वहाँ देखा गया था, और अब जो है ये देखा गया है कहाँ पर? सी ऑफ मरमरा में, जो कि सबसे बड़ा है हिस्ट्री में। इससे बड़ा जो है ये सी स्नॉट का आउटब्रेक नहीं देखा गया। होता कैसे है? जब द न्यूट्रिएंट्स ओवरलोड ऑकर्स व्हेन एल्गी फीस्ट ऑन वार्म वाटर कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पोल्यूशन एड्स टू द प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैव सेड दैट द ओवर प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स, मैंने बताया ना आपको कि इनका ओवर प्रोडक्शन होता है, कॉज्ड बाय, कैसे होता है? बाय क्लाइमेट चेंज एंड द अनकंट्रोल्ड डंपिंग ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सी हैज़ लेड टू द प्रेजेंट क्राइसिस। तो कुछ नहीं है, पूरा जो सिस्टम है ये क्यों बना है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड जो हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और डालते हैं समुद्र के अंदर, उस वजह से ये जो है कंडीशन अराइज हुई है।
तो टर्की का जो सी है, सी ऑफ मरमरा, ये कनेक्ट करता है किसको, ये भी जानने वाली बात है, ब्लैक सी को करता है एगन सी से। ठीक है, तो ये आप मैप में देख लेना, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। सी ऑफ मरमरा कहाँ पर है, ब्लैक सी कहाँ पर है, एगन सी कहाँ पर है, तीनों ही सी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आपको मैप में लोकेट करना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला आर्टिकल क्या है। यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो 6 नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर, कौन कौन सी हैं वो है आपकी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। ये जो 6 नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, अगर उनको इंडिया में आना है एज अ लॉन्ग टर्म वीज़ा, तो पहले उनको अपना NPR का एनरोलमेंट स्लिप दिखानी पड़ेगी एज अ प्रूफ। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ दिस स्टे इन इंडिया। अब व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म वीज़ा? लॉन्ग टर्म वीज़ा उन फॉरेनर्स को मिलता है जो नॉन इंडियन ओरिजिन के होते हैं, इंडिया के रहने वाले नहीं होते हैं, और उनको पढ़ाई के लिए या फिर किसी काम के लिए देश में रुकना होता है। ये 180 दिन से ज़्यादा के लिए मिलता है। NPR क्या होता है? ये एक रजिस्टर होता है जो कि 2010 के बाद साइमल्टेनियसली कंपाइल किया गया है, हर 10 साल में होता है ये। ठीक है ना, इससे पहले जो है अपडेट हुआ था 2015 में NPR में होता क्या है कि जो भी लोग रहते हैं हमारे देश के अंदर, चाहे वो फॉरेनर्स हैं चाहे वो इंडियंस हैं, जो रह रहे हैं पिछले 6 महीने से, उनके बारे में सारी एंट्री होती है। ठीक है, तो NPR रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंस लिंक्ड विद लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर टाउन टू द विलेज लेवल, मतलब कि विलेज लेवल तक लोगों का भी जो है इसमें एंट्री होती है। एंड इज अपडेटेड पीरियडिकली टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस ड्यू टू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, मतलब कि डेथ की वजह से या बर्थ की वजह से या माइग्रेट होने की वजह से कुछ चेंजेस अगर हुए हैं भाई, किसी जगह पर कितने लोग रहते हैं, इस बारे में जानने के लिए NPR इंपॉर्टेंट होता है। अब जान लेते हैं कि जो थोड़ा सा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2019 में, वो क्या था। इस एक्ट के अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या कि जो 6 कम्युनिटीज़ थी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस, कहाँ से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो इंडिया में आके रह सकते हैं एज आ, और वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए हैं तो। ठीक है, उनको इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। अब इन ग्रुप के लिए जो मतलब जो रहने की पीरियड है कि मिनिमम कितना साल रहना चाहिए इंडिया में, तो वो 11 ईयर से घटा कर कितना कर दिया है, वो 5 साल कर दिया गया है। चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। अ स्टडी वॉज कंडक्टेड रिसेंटली टू स्टडी रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब कि जो वैक्सीन ड्राइव चल रही है तो कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, इस बारे में जो है एक सर्वे कंडक्ट हुआ है। किस पर? 515 हेल्थ केयर वर्कर्स पर हुआ था ये, 13 स्टेट्स के अंदर, कवरिंग बाई सिटीज़, जनवरी से मई तक। तो इसमें ये फाइंडिंग आई है कि जो कोविशील्ड है वैक्सीन, वो ज़्यादा कारगर है कोवैक्सीन की अपेक्षा। कोविशील्ड से ज़्यादा एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, कोवैक्सीन से थोड़ा कम एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। ये कैसे मालूम चला? बाय द यूज़ ऑफ रेस्पॉन्डर रेट एंड मीडियन। ध्यान रखना, रेस्पॉन्डर रेट एंड मीडियन राइज, मतलब कि जो कितनी फटाफट जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं बॉडी के अंदर, दैट इज़, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेस्पॉन्डर रेट एंड मीडियन की वजह से वो स्पाइक मालूम चलता है एंटीबॉडीज़ का बॉडी के अंदर। ठीक है, वैक्सीन क्या होती है? इट ट्रेन्स आवर इम्यून सिस्टम टू फाइट अ डिजीज कॉजिंग एजेंट। वैक्सीन डालने से क्या होता है बॉडी के अंदर, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ये ट्रेनिंग मिलती है कि आखिर जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है उनसे कैसे फाइट करनी है। ठीक है, चाहे पर्सन अफेक्टेड है या नहीं है, और आगे फ्यूचर के लिए भी अगर कोई ऐसा वायरस उनकी बॉडी में आता है तो वो उससे लड़ सके बॉडी। ठीक है, वायरस जो है आर नोन टू हैव अ कंपोनेंट कॉल्ड एंटीजन। ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है? एंटीजन होता है जो कि वायरस से लड़ता है। आगे बात समझ में, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल क्या है। इंडियाज़ लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी NTPC ने क्या करा है अभी, वो सिग्नेटरी बन गया है UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट CEO वाटर मैंडेट। तो अब ये क्या है, CEO वाटर मैंडेट क्या है वो जान लेते हैं। ये UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है जो कि ये बताता है कि आखिर जो कंपनीज़ हैं या जो गवर्नमेंट है वो कितने मतलब जो डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अपने वाटर और सैनिटेशन एजेंडा के अंदर। तो UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव क्या है? ये एक नॉन बाइंडिंग UN पैक्ट है जो एंकरेज करता है बिजनेसेस को और फर्म्स को, मतलब मेनली कंपनीज को एंकरेज करता है कि वो अडॉप्ट करें सस्टेनेबल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज़ अपने काम के दौरान, जिससे कि जो है SDG गोल्स अचीव हो सकें। ये लॉन्च हुआ था, वो 2000 में लॉन्च हुआ था ये। चलिए, तो अभी जो है क्या हुआ है, एक पंचायत सिटीजन चार्टर लॉन्च किया गया है सभी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, अक्रॉस द 29 सेक्टर्स, जिससे कि जो इन सेक्टर्स में जो है सही से डिलीवरी हो सके सर्विसेज की, इसके लिए जो है ये सिटीजन चार्टर अभी लॉन्च किया गया है। और मेनली जो है इसका जो मेन पर्पस होगा वो क्या है, टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ध्यान रखना कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हर आर्टिकल में बार बार बोला जाता है। ये जितने भी गोल्स हैं वो आप रट लो, याद कर लो, उस पर वीडियोज़ बना चुका हूँ मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, आप सर्च कर सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में जाके,
और जो है ये आप रट लीजिए, नहीं तो जो है बहुत, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इन ऐसे इन मेंस के किसी भी आंसर में जहाँ पर भी कोई भी टॉपिक आता है रिलेट करने वाला, या फिर एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। जो ये चार्टर है ये किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने बनाया है ये, विद कोलैबोरेशन ऑफ NIRDPR। ये क्या है? इट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। अब जो सिग्निफिकेंस का इस चार्टर की वो देख लेते हैं। सिटीजन चार्टर की सिग्निफिकेंस ये है कि जो है ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एंड एनहांस्ड सिटीजन सर्विस एक्सपीरियंस, डीपनिंग इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाय इंकॉर्पोरेटिंग डाइवर्स व्यू वाइल डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग सर्विसेज। कुछ नहीं है, सिटीजन चार्टर की हेल्प से क्या होता है कि जो है जो सिटीजन्स हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको ये मालूम चलता है कि आखिर जो उनको सर्विसेज की डिलीवरी हो रही है वो सही है या नहीं है, उनके लिए काम की है या नहीं है, और उसमें इंप्रूवमेंट किस तरीके से लेके आ सकती है, क्या राइट हैं सिटीजन्स के उस सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए। ये सब बातें इस चार्टर में लिखी होती हैं। और अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो वो किससे संपर्क कर सकते हैं, कितने दिन में वो जो अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा सकते हैं, इस बारे में भी इसमें लिखा होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख, ये तो बता दिया हमने कि देखिए लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने यन टैब स्कीम लॉन्च करी है। उसके तहत उन्होंने 12,300 टैबलेट बांटे हैं, जिसमें पहले से ही लोडेड हैं क्या चीज़, ऑफलाइन कंटेंट है, टेक्स्ट बुक हैं, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं। ठीक है, जिससे कि जो वहाँ के बच्चे हैं वो पढ़ सके आराम से। एक और है आई फैमिलिया, ये क्या है? एक ग्लोबल डेटाबेस है जिससे कि जो मिसिंग पर्सन है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। ये इंटरपोल ने लॉन्च किया आई फैमिलिया। इसकी वजह से जो मतलब जो है विद द हेल्प ऑफ फैमिली DNA हम जो है मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको ढूंढ सकते हैं, और जो केसेस ठंडे पड़ चुके हैं उनको हम दोबारा ओपन करके ये अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये आर्टिकल थे आज के कुछ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएंगे। अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।